स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना ज्योग्राफी का सेकंड पोर्शन, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है आपका एक प्रकार से, अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसका संगठन कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसका संरचना कैसी है, वो कैसे कैसे बटा हुआ है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये जो है बेसिकली हमारा क्या है, ये एक तरीके से जो है हमारी अर्थ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। और यहाँ पे कौन रह रहा है, यहाँ पे रह रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके जैसे जैसे ऊपर चलते हैं वैसे वैसे जो है, जो हमारा एक तरीके से जो ये पूरा आपका जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल जो है एक प्रकार से उसकी संरचना जो है बदलती जाती है। यहाँ पे जो है ज़्यादा हवाएं, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से ज़्यादा घनत्व है, फिर उसके बाद हल्का होता जाता है और हल्का होता जाता है, और फाइनली जो है वो एकदम जाके जो हमारे यहाँ पे स्पेस का एरिया है ना, स्पेस है, उसमें जाके वो जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। पर इनकी जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, इनकी अलग अलग जो है एक आप कह सकते हैं मोटाई है, चौड़ाई है, उसके बाद इनकी अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और क्या कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसका समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में पृथ्वी में उसकी अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, उसका एक क्लाइमेट भी है, एक वेदर भी है, ठीक है ना, जो भी उसमें हवाएं चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो जो उसके अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे कि हम मान लें ट्रोपोस्फियर है, तो ट्रोपोस्फियर को हम अभी देखेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं। जो पहला एरिया ये वाला है, इसको जो है, इसके अंदर क्या होता है कि अपने आप अपने अनुसार उसको कैसे जो है रेगुलेट कर रहा है, या कह सकते हैं एक तरीके से जो शोभ मंडल है, वो किस प्रकार से जो है हवाओं को जो है अपने हिसाब से जो है, या जो भी इसकी जो अपनी प्रकृति होती है उसके हिसाब से किस प्रकार से वो जो है उनके ऊपर अपना एक प्रभाव डालता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्टली ऐसे आएगा, या तो वो पूछेगा आपसे कितनी लेंथ है, मतलब या कि तो उसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, या जो है वो कितना उसके अंदर क्या विशेषता है, कहाँ पे प्लेन उड़ते हैं, कहाँ पे आपकी सैटेलाइट मिलती हैं, किस प्रकार से, यही सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पर हम पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल सौर विकिरण के प्रवेश को नियंत्रण करता है। सबसे पहली चीज़ जो वायुमंडल करता है वो क्या करता है, जो भी सौर से हमारी जो आपके देखते हैं अलग अलग तरह का, जैसे मान लीजिए सूरज है, ठीक है। तो सूरज से जो है बहुत तरह की जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं विकिरण आते हैं ना, सौर विकिरण, ये जो है आपकी रेज आ रही होती हैं, इन सौर विकिरणों को जो है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है या नियंत्रण करता है, या तो उनको जो है बाहर भेज देता है ना, अपने एटमॉस्फेयर से, हम अपने जो भी अर्थ होता है, या तो फिर उनको अंदर लेता है, तो कुछ कुछ चीज़ों को फिल्टर कर देता है, जैसे यहाँ पे ओजोन होती है, तो जो पैरा बैगनी या अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको यहाँ पे रोक देता है, या फिर जो है कुछ जिनको भी अलाउ करता है, उनको जो है हेल्प करता है एक तरीके से, या मदद करता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक तरीके से गर्म रहे, या और हमारे लिए जो जीवन है यहाँ पे वो सस्टेन रहे या बना रहे। तो ये जो पहला पॉइंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर तापमान रखता है, ये भी हमने बता दिया। फिर पैराबैंगनी विकिरण यानी कि ओजोन की वजह से भी जो होता है वो होता है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो है ओजोन यहाँ पे रहता है, और पैराबैंगनी हम इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे आगे। बस एक छोट क्या क्या करता है ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का बता दे रहा हूँ। फिर उल्का जैसी अतिरिक्त स्थलीय वस्तुओं को जला सकती है। तो क्या होता है कि इसमें क्या है ना, बहुत अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जो है इसके अंदर, जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, या जो हमारा जो एक तरीके से जो वायुमंडल है, तो हमारी ये पृथ्वी है, और इसके अंदर अलग अलग जो है लेयर्स हैं, ठीक है ना, इसकी अलग अलग संरचना है। तो जहाँ पे यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे जो हम कह सकते हैं एक तरीके का, तो वहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए जो बाहर से उल्का पिंड आ रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ ऐसी एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पे जल जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे, पर हम तो बस एक ऊपर से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फिर सबसे पहले संरचना समझने से पहले हम इसका संगठन देख लेते हैं कि ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है बना कैसे है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल है, सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ये आप सबको पता होगा। फिर ऑक्सीजन होता है, फिर एर्गॉन होता है, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं लोग, और फिर जो होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आप ऊपर को दोनों मिला लीजिए तो कम से कम अराउंड 99% जो है वो यहीं से आ जाता है आपका, ठीक है ना। बाकी गैसेस की जो संख्या है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद भी ये कुछ ऐसी गैसेस है जो हमेशा विद्यमान है हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो चीज़ है एरोसॉल, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्या होते हैं एरोसॉल, देखिए आपका जैसे अभी आप ऊपर अगर मान लीजिए अपनी छत पे जाएँ, तो ऊपर आपको आसमान दिखाई देगा, पर आसमान में क्या होता है ना, जो पूरी हवा है उसके अंदर छोटे 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 ऐसे कण होते हैं, ठीक है। ये जो कण होते हैं ये ठोस भी हो सकते हैं, मतलब ठोस यानी कि एक तरीके से आप कह दीजिए सॉलिड भी हो सकते हैं, और ये लिक्विड
स्टेट में भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉइस्चर स्टेट में। तो और ये क्या होता है, ऐसे उड़ते रहते हैं हवा में, ठीक है। तो इनके वजह से क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, एरोसॉल्स बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है एरोसॉल्स क्या होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या है, कभी कभी ज़्यादा होने से क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से क्या एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने जो कल पढ़ा था, उसे बोलते हैं स्मॉग, ये भी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉग का कारण भी ये एरोसॉल्स हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक तरीके के सॉलिड और लिक्विड यानी कि ठोस और तरल, ये जो होते हैं कण होते हैं। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है आपके वायुमंडल में, और नाइट्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो है सब मतलब पूरे वायुमंडल में, जैसे अगर हम ये वायुमंडल का डायग्राम देखें, तो पूरे वायुमंडल में हर जगह ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वायुमंडल में भी ऑक्सीजन कुछ कुछ किलोमीटर तक मिलती है, यानी कि जब आप पृथ्वी से ऊपर चलेंगे तब तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 120 किलोमीटर तक मिलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक मिलती है और वाटर वेपर कहाँ तक मिलते हैं, 90 किलोमीटर तक मिलते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर का मतलब हो गया जल वाष्प, तो जो वो कहाँ तक मिलेंगे, 90 किलोमीटर तक। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है ये संरचना इसकी पूरी है, संगठन किस प्रकार से है इसके अंदर, ठीक है ना। और जो है कौन कौन सी अलग अलग गैसेस हैं, कौन कौन से अलग अलग जो है एक तरीके से उनका वेट, कितने वॉल्यूम में वो हैं, मतलब कितना उनका जो है आप कह सकते हैं कितना भाग है इनका, है ना, कितने भाग में ये उपलब्ध हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और आपको ये जो बेसिकली है ना, ये जो आपको ये जो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं सीक्वेंस है, इसको याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद ओजोन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओजोन जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ऐसे ओजोन में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वो तीनों जुड़े होते हैं, और ये क्या हेल्प करता है, ये एक तरीके से जो पैराबैग्नी पैराबैग्नी जो एक आपको मैंने बताया, पैराबैग्नी जो विकिरण आ रहे होते हैं अंदर, उनको रोकता है। अगर ये नहीं रोक पाए, नहीं रोकेगा, तो क्या होगा, हम लोगों को बहुत तरह अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे उसके अंदर एक होता है चर्म का कैंसर, ठीक है ना, यानी कि स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ओजोन है, जो एक तरीके से हमारी पृथ्वी पे एक तरह का कवरिंग बनाया हुआ है, ये क्या करता है, जब पैराबैग्नी किरणें आती है ना, तो उनको रोक लेता है यहाँ पे, और उनको पास नहीं होने देता, नीचे मना कर देता है उनको, ठीक है। मना कर देता है मतलब इस तरीके से सोख लेता है उनको वहाँ पे। तो ये होता कहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये होता है 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में जो होता है वो कौन सा आपका मंडल पाया जाता है, समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एरिया है। तो ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, और जो आपका ओजोन है वो इस एरिया में आपको मिलता है। तो ये यहाँ पे ऐसे फैला रहता है, ठीक है। और मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हमको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में भी, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ये जो होता है मिलता तो समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ही है, परंतु ये बनता उसके ऊपर है ना, ये बनता थोड़ा सा ऊपर है, पर ये नीचे आ जाता है, और फिर नीचे आके यहाँ पे विद्यमान हो जाता है। यानी कि ये बनेगा, हो सकता है यहाँ पे इस एरिया में बने ओजोन, पर ये नीचे आ जाता है, और फिर कहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, और इस तरीके से एक लेयर बना देता है। आप कह सकते हैं शील्ड बना लेता है, एक छाता बना लेता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि हमारी जो ये होती हैं पैराबैंगनी विकिरणें होती हैं, ये पास नहीं कर पाती इनको, ठीक है। और एक तरीके से हमारा बचाव करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। फिर आ जाते हैं वाटर वेपर के ऊपर, जल वाष्प के बारे में। जल वाष्प जो है पूरे पृथ्वी पे जो है आपको कितनी मात्रा में मिलेगा, 2% से लेकर 4% में, इतने में रहता है। ये जो है क्या करता है, ये 90% जितना, मान लीजिए इसका, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम है पूरे पृथ्वी पे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो इसका 90% मतलब 90 ग्राम जो है वो पहले ही 6 किलोमीटर में, अगर हम ऊपर चलें तो पहले 6 किलोमीटर में ही हमको वो मिल जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है ये, ठीक है, वाटर वेपर। तो यहीं पे मिल जाता है। और ये क्या मदद करता है, जो गर्मी आ रही है एक तरीके से, या विकिरण आ रहा है, सौर विकिरण आ रहा है पृथ्वी में, उसको क्या करता है, ये रोकता है, उससे बचाता है हमको, उसको सोख लेता है, या उसको वापस भेज देता है, ठीक है, उसको वापस भेज देगा या उसको सोख लेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये होता है। फिर दूसरी चीज़ ये क्या मदद करता है, अब जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम एक सूर्य की रोशनी बनाते हैं, तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं इस तरीके से आती हैं पृथ्वी पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारी पृथ्वी होती है,
तो कुछ तो जो वाटर वेपर जो हमने अभी पढ़ा, जैसे कि जो वाटर वेपर होता है यानी कि जल वाष्प होता है, जैसे ये आ रही है सूर्य किरण, तो ये लघु होती है शुरू में, तो इसको क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है। परंतु जब ये लड़ जाती है तो ये क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, यानी कि लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, तब भी ये क्या करता है, इसको सोख लेता है। तो ये दोनों तरीके से जो है पृथ्वी को मदद करता है एक तरीके से कि आपको जो है ये हेल्प करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो आपका बेसिकली ये जो होता है जल वाष्प होता है, ये रोकता है। यहाँ पे सोख नहीं रहा है, यहाँ पे इसको ये वापस भेज देता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको सोख लेता है, तो गर्मी को ये जो है एक तरीके से जो पृथ्वी है उसकी गर्मी को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। और पृथ्वी पे जो है एक तरीके का ऐसा माहौल बना रहता है जिससे जीवन है यहाँ पे बना रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट था। उसके बाद जो है यहाँ पे हाँ, और जब जल वाष्प रहेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा एयर में, तो क्या रहेगा, बादल बनेंगे। तो जब बादल बनेंगे तो क्या होगा, बादल होगा तो हम लोग क्या होगा, पानी बरसेगा और जो है हम लोग इंजॉय करेंगे, फसल उगाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये जलवाष्प का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि मॉइस्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर टेम्परेचर। हाँ, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं। देखिए, जब भी पानी बरसना होता है ना, तो दो मुख्य कारण होते हैं कभी भी जब भी पानी बरसता है। पहला कारण होता है कि उसकी ह्यूमिडिटी वहाँ की जो है वो पूरी 100% हो जाए। ह्यूमिडिटी या तो 99.9 हो जाए या तो 100% हो जाए। यानी कि ह्यूमिडिटी 100% का मतलब है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे एयर है, एयर में पूरी तरीके से जो है पानी भर चुका है, अब उसमें कोई भी पानी भरने की जगह नहीं है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे पानी बरसने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। ये दो रीज़न होते हैं जब पानी बरसता है। तो देखा होगा आपने, जब हल्का सा ठंडा पानी, जब देखिए आप जनरली जो शहरों में है, पानी रात में ज़्यादा बरसता है, उसका मुख्य कारण यही होता है क्योंकि रात में जो होता है टेम्परेचर कम हो जाता है ना। और ह्यूमिडिटी जो होती है वो अगर मान लीजिए मतलब आपके 95% भी होगी तो भी पानी बरस सकता है। तो एक ही कारण होता है, दो कारण होते हैं जिसकी वजह से पानी बरसता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली रीज़न होता है। फिर ठोस कणों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठोस कणों, जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या ठोस कण होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जब रोशनी आती है तो वो जो होता है, एक जब रिफ्लेक्ट करती है सन की रोशनी, तो सबसे ज़्यादा जो कलर रिफ्लेक्ट होता है यानी कि जो परावर्तित होता है वो कौन सा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमको ब्लू दिखाई देता है। और जो जब रात होती, जब शाम हो रही होती है, सुबह हो रही होती है, इसको सुबह को क्या बोलते हैं, डॉन, ठीक है। याद रखिएगा, कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, डॉन का एक न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। और जो है ट्यूबलाइट जो होती है वो होता है शाम का एरिया। जब ये और ज़्यादा रात हो जाती है तो उसको बोलते हैं डस्क, ठीक है। ये आप वर्ड्स मैंने आपको थोड़ा याद करा दिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डॉन के एरिया में क्या होता है, सुबह के टाइम में, कि जो सूर्य होता है वो हल्का सा आपको दिखाई देगा, हरे सा लालिमा दिखाई देगी या ऑरेंज दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है, इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका बहुत दूर जो है सूर्य है। अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी अभी जो है यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, यहाँ तक पहुँची है, पर यहाँ नहीं, यहाँ पे तो अभी आई नहीं है, इस जगह वाली सर अर्थ तो ऐसे घूम रही है, यहाँ तो आई नहीं है, ठीक है ना, यहीं पे पहुँची, अभी यहीं पे पहुँची है। परंतु होता क्या है कि यहाँ पे जो कण होते हैं, यहाँ पे जो कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को आगे फेंक देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें लाल या जो होता है हमको एक तरीके से ऑरेंज या जो है लाल हमको स्काई नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, जो हमें आसमान है वो ऑरेंज या लाल क्यों नज़र आता है, क्योंकि जो कण होते हैं यहाँ पे ये सूरज की रोशनी को जो है परावर्तित अलग अलग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कलर सुबह के टाइम रिफ्लेक्ट होता है वो कौन सा होता है, रेड होता है, क्योंकि एक तरह का एंगल बनता है जिसकी वजह से ये होता है। ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें पता होना चाहिए क्यों होता है और कौन कौन से कलर होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों है। आपने देखा होगा, जब जब बागबानी करी जाती है तो एक तरह का घर बनाया जाता है इस तरीके का, जिसके ऊपर शीशा लगा होता है ना। ये शीशा करता क्या है, अंदर तो आ जाती है लघु लघु जो हमारी एक तरह की शॉर्ट वेव्स जो होती है ना, वो अंदर तो आ जाती हैं, पर जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जब अंदर लड़ती है ना तो वो लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है, गर्मी, ठीक है। जब तो गर्मी जब पैदा होगी तो यहाँ पे जो पौधे लगे होंगे ना, जो यहाँ पे पौधे लगे होंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो जहाँ पे बहुत ठंडा एरिया होता है ना, जहाँ पे बहुत ठंडा हो रही थी, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं ताकि जो है जो पौधे हैं उनको अच्छी गर्मी मिल पाए। पर हुआ क्या, ये बेसिकली जो हमारी प्रकृति है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए आप प्रकृति है, पृथ्वी में क्या होता है कि जो पृथ्वी की लेयर है ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ,
कोई डायग्राम देखते हैं अच्छा से, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये, तो पृथ्वी क्या करती है, एक तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसने यहाँ पे रोक रखा है, ठीक है। मैं दूसरा कलर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। अब पृथ्वी क्या करती है, जब यहाँ पे लेयर, ये सूर्य की रोशनी अंदर तो आ गई, ठीक है, अंदर तो आ गई, पर ये जब बाहर जाने लगती है, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ज़्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होगा या और भी जो भी अलग अलग गैसेस ज़्यादा होंगी, तो हीट क्या हो जाएगी, पृथ्वी के साथ क्या होगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी ज़्यादा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है जिससे हमें बचना है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ये कुछ हद तक तो ठीक है, अच्छा भी है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी गर्म रहती है हल्की, है ना, जिसकी वजह से जीवन यहाँ पे यापन हो सकता है। परंतु अगर ये ज़्यादा हो जाए तो एक तरीके से क्या होगा, ग्लेशियर जो हैं, जो कि आप, मैंने आपको कल भी बताया था, है ना, जो हमारे ग्लेशियर हैं जो कि या तो पहाड़ों पे मिलते हैं या तो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ मिलते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। और जो समुद्र है उसकी जो है एक तरीके से कह सकते हैं जो लेवल होता है या समुद्र का जो स्तर होता है वो बढ़ने लगेगा, और हमारे जो गाँव हैं या जो शहर हैं समुद्र के तट के पास, वो डूबने लगेंगे, और एक तरीके से जो होगा बहुत जान और माल का संकट आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से और भी बहुत सारे संकट होते हैं, परंतु हमें इतना याद रखना है कि ये फ़ायदेमंद भी होता है, ऐसा नहीं है। पर अगर ये बढ़ जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी गैसेज जो होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती हैं, एक तो CO2 मैंने आपको बता दिया, वाटर वेपर, मीथेन और ओजोन, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर मीथेन मीथेन हमें पता है कहाँ से, बस हमने वाटर वेपर के बारे में पढ़ लिया, है ना, वाष्प के बारे में, पर अंतु मीथेन के बारे में नहीं पढ़ा था। मीथेन कहाँ से निकलती है, जब कोई जीव जंतु मर जाता है, मान लीजिए जीव जंतु मर गया, ठीक है, तो अब ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, इसके अंदर से गैसेस निकलेंगी, तब इसके अंदर से क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, यानी कि CH4 निकलती है। जो CH4 होती है, ये बेसिकली क्या करती है, एक तरीके से आपका जो है गर्मी पैदा करती है, और ये भी गर्मी पैदा करने में या एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है इफेक्ट डालती है अपना। तो ये हो गया। और ओजोन होता है, ओजोन की वजह से भी जो है एक तरीके से जो है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ओजोन यहाँ पे अभी क्या होगा, नीचे से जो भी आपकी जो ऊपर जा रही हैं, एक तरीके से जब लड़ने के बाद कौन सी जाएंगी, लघु जाएंगी कि जो है आपका लंबी वाली जाएंगी। तो आपको पता है जिससे कि लघु तो नहीं जाएंगी, लंबी वाली जाएंगी, तो ठीक है ना। तो जो जो भी लॉन्ग वाली होंगी, लॉन्ग वेव्स होंगी, वो जब यहाँ पहुँचेंगी ना, तो एक तरीके से क्या होगा कि क्या हो रहा है ये, है ना, तो जो है वो क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे गर्मी, ये जो है गर्मी इसको रोक लेगा, और ये एक तरह की वेव्स को रोक लेगा, और यहाँ पे गर्मी का संचार करेगा, गर्मी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा जो है इन सारी लेयर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो कि पृथ्वी के पास होती है। सबसे नीचे जो पृथ्वी पे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। और जो पानी वाला लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पानी है उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। जो लिथोस्फीयर वो ज़मीन हो गया, और इसके ऊपर जैसे जैसे चलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर और फिर सप्ताह मंडल। तो देखिए इसमें ज़्यादा PhD नहीं करना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस में मिले वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ट्रोपोस्फियर में कहाँ से शुरुआत, ट्रोपोस्फियर 0 से तो शुरू है, और कहाँ तक रहता है, यह 8 से लेके 18 किलोमीटर तक रहता है। तो 18 कहाँ पे रहेगा, 18 रहेगा इक्वेटर के पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 8 कहाँ रहेगा, 8 रहेगा पोल्स के पास, ठीक है। तो पोल्स क्या हो गए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे जो ये हो गए पोल्स, ठीक है, उत्तरार्ध का एरिया। और जो ये है आपका, ये बेसिकली मध्य वाला एरिया, यहाँ पे होता है इक्वेटर, ठीक है ना। तो जो ये इक्वेटर होता है यहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा और अच्छा बनाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे अगर ट्रोपोस्फियर बनाऊंगा तो इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 18 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 8 किलोमीटर हो गया, थोड़ा सा रफ है पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से वैरी करता है, तो आपको ये नंबर याद रखना। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सूर्य की ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वाष्प भी पैदा होगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, तो ये हल्का सा ऊपर ढकेल देता है इस एरिया को, ट्रोपोस्फियर को, है ना। तो जो भी जितनी भी गैसेज होती है वो हल्की सी और ऊपर पहुँच जाती हैं, और यहाँ तक भी मिल जाती हैं कभी कभी, है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर ट्रैवल कर जाएंगी, और हमको जो है 18 किलोमीटर तक भी ये मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर जो यहाँ पे जो एरिया होता है इसे बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जो आपके किसके बीच में है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में, यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। फिर जो है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये किस प्रकार से गिरता है टेम्परेचर, हर किलोमीटर जैसे ऊपर जाएंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरता जाएगा, ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है कि यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये ब्लैक लाइन में आपको बनाता दूसरे डायग्राम में, एक येलो बनाता हूँ, ठीक है। ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। बस
ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब बनाने के लिए है, वैसे ऐसे ऐसे रहती नहीं है आसमान में, ठीक है। तो ये लाइन जो है इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, जनरली देखा गया है कि इक्वेटर के पास जो होता है हम ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर तक होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है। तो इक्वेटर के एरिया में -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हमें टेम्परेचर मिल जाता है। पर अगर हम पोल्स के पास आ जाए, मान लो ये एरिया पोल्स का है, तो यहाँ पे हमको कहाँ तक मिल जाएगा, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यहाँ मान लो यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर गिरता 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 कितना पहुँच गया, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। इसी प्रकार से यहाँ पे -15 डिग्री सेंटीग्रेड है इक्वेटर पे, और ये धीरे धीरे ऊपर पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। फिर स्ट्रेटोस्फियर जो समताप मंडल होता है वो 50 किलोमीटर तक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ही एरोप्लेन उड़ते हैं, ये यहाँ पे उड़ते हैं। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, क्लाउड्स नहीं होते हैं, है ना। और अगर होते भी हैं तो साइरस क्लाउड्स यहाँ पे मिलते हैं। हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे साइरस क्लाउड्स कैसे होते हैं। बस आप समझ लीजिए, हल्के एकदम बिल्कुल हल्के हल्के जो क्लाउड्स होते हैं ना, आपको आसमान में दिखते होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के पतले पतले, वो होते हैं साइरस क्लाउड्स, ठीक है। वो यहाँ पे मिलते हैं, और जो होता है आराम से जो है प्लेन उड़ सकता है। तो एक बार जब प्लेन ऊपर उड़ जाता है तो इसी मतलब आपके जो स्ट्रेटोस्फियर होता है या समताप मंडल होता है, उसी में ये कंटिन्यूसली उड़ता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि नीचे क्या है, क्लाउड्स हैं, है ना, पानी बरस रहा है, दुनिया भर का काम हो रहा है नीचे, है ना, ट्रोपोस्फियर में, या आपके जो ये होता है ना शोभ मंडल, इसके अंदर। पर ये ऊपर ही ऊपर उड़ता है, और फिर जब नीचे इसको आना होता है तब ये नीचे आके जहाँ से भी इसको आना होता है यहाँ पे आके लैंड कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, ये एक आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है, हमने कहाँ तक पहुँच गए। तो ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये एरिया। फिर इसके ऊपर आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल में जो है ये एक मेसोस्फीयर होता है। यहाँ पे जितने भी उल्का पिंड ऊपर से आ रहे होते हैं ना, उल्का पिंड, वो जब आते हैं यहाँ पे तो हल्का है एयर, एयर यहाँ पे हल्की है, पर जब यहाँ पे आते हैं तब यहाँ पे हल्की हल्की एयर बढ़ने लगती है, और यहाँ पे जो होते हैं ना और भी आपको पार्टिकल वार्टिकल यहाँ दिखने लग जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो घर्षण होता है उसकी वजह से ये उल्का पिंड जहाँ पे जल जाते हैं, है ना, इसकी वजह से हम बचे रहते हैं। वरना उल्का पिंड अगर नीचे आ जाए तो बहुत मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा विनाश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, यानी कि तापमंडल। तो जो थर्मोस्फीयर होता है ना, ये बेसिकली दो आप समझ लीजिए, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, उसे बोलते हैं आइनोस्फीयर, ठीक है। वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयान मंडल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 80 से 40 किलोमीटर तक होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है, बढ़ता है, सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी बढ़ता है। अभी मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा कैसे बढ़ रहा है, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, पर अगर मान लीजिए एस्ट्रोनॉट यहाँ पर है अगर इस एरिया में थर्मोस्फियर में, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो जल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एयर जो होती है ना वो बहुत रेरेफाइड होती है, यानी कि हल्की होती है। तो हल्की होने की वजह से क्या होता है कि इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा, मतलब हीट नहीं पैदा हो पाती, पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। तो हीट और टेम्परेचर में आपको अंतर पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद पर्सन जो होता है यहाँ पे फील होता है, मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी आपको पता होगा ना, ISS, जो एक एक है हमारा ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, इंडिया का नहीं है, ये नासा का है बेसिकली। और भी उसके अंदर विश्व की और भी जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उसने मिलके वहाँ पे उसको बना रखा, खड़ा कर रखा है ना, काफ़ी ऐसा लंबा सा है। यहाँ पे लोग रहते हैं इसके अंदर और अलग अलग रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे उड़ रहा होता है, ये इसी एरिया में उड़ रहा है, थर्मोस्फेयर में, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे ही ऑरा करके एक चीज़ होती है, ऑरार्स, है ना, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरीके से देखिए रंग बिरंगा आपको मतलब ये यहाँ पे देखिए इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलता है जनरली, जो अर्थ है, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का जो इतना ऊपर का एरिया ना, जो यहाँ पे जो ऊपर का एरिया है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। यूरोप का जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको जो मान लीजिए ब्रिटेन ब्रिटेन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए यूरोप है ना, यहाँ पे इंडिया मान लो, यहाँ पे अफ्रीका थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ इतने यहाँ पे एरिया पे दिखाई देता है ये। और इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो सूर्य से जो अलग अलग वो आ रही है ना, रेज आ रही है, उनके साथ मैग्नेटिक जो है एक तरीके का वो भी आता है, एक कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी, जो है मैग्नेटिक किरणें भी आती हैं। और यहाँ पे अब पृथ्वी जो होती है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको ये तो पता ही होगा, है ना, नहीं पता है तो हम आगे देखेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है पृथ्वी का अपना, और जो पृथ्वी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करने के लिए जो है इस तरीके से बनता है। वैसे वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है सूर्य से, वो जो होती हैं जब इस पर अफेक्ट आती हैं, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो होता है यहाँ पे जो है ये इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऊपर भी दिखाई देता है और नीचे भी दिखाई देता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पृथ्वी पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये ऑरास क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये मैंने आपको दिया, पूरे पृथ्वी पे नहीं मिलते हैं। और पृथ्वी पे पूरे नहीं मिलेंगे, पूरी पृथ्वी पे हर जगह नहीं मिलेंगे, और दूसरी जगह जहाँ मिलेंगे भी वहाँ पे कहाँ मिलेंगे, तापमंडल में मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। तो हमने जो है अभी तक इतना पढ़ लिया है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका प्लेन,
यहाँ पे उड़ रहा है, ये हो गया ट्रोपोस्फियर से हल्का ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रेटोस्फियर है। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो है मीटियोर जल जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये मीटियोर्स आ रहे हैं, अरे उल्का पिंड विंड, तो ये जल जाते हैं मेसोस्फियर में, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मध्य मंडल, ठीक है। फिर थर्मोस्फियर में मैंने आपको बताया था कि क्या मिलते हैं, ऑरार्स मिलते हैं, और यहीं पे होता है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है। आयनोस्फियर में क्या होता है कि आपके जैसे जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना, वो मोस्टली यहाँ पर भी होते हैं आयनोस्फियर में। तो वो क्या करते हैं, नीचे से जितना भी रेडियो कम्युनिकेशन होता है ना, वो यहीं से ही हेल्प करी जाती है, उसका उसका ट्रांसमिशन यहाँ से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके के जो होते हैं सैटेलाइट थोड़े से और ऊपर होते हैं, पर ये आयन मंडल खुद से ही करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि चार्ज होते हैं एक तरीके से, मतलब जो उनके ऊपर एक निगेटिव या पॉजिटिव रहते हैं वो, है ना, आपको तो पता ही होगा चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो जो है जब इस पे अलग अलग रेडियो वेव्स लड़ती हैं तो वो नीचे इस खुद ही लड़के वापस आ जाती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन पृथ्वी पे हो पाता है, एक ये भी रीज़न है, ठीक है। तो ये होते हैं आयन मंडल, तो इतना ध्यान रखिएगा। एग्जॉस्फियर, अब ये किलोमीटर्स आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 8 से 10 किलोमीटर मान लो यार, है ना, 10 से 18 किलोमीटर तक ये रहता है, ठीक है। और ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहता है, 90 किलोमीटर तक मेसोस्फियर रहता है, उसके बाद थर्मोस्फियर रहता है, एग्जॉस्फियर रहता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि 120 किलोमीटर तक आपको क्या मिलता है, CO2 मिलती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं CO2 की, तो CO2 हमको 90 किलोमीटर तक, और वाटर वेपर भी हमको कहाँ तक मिलता है, वाटर वेपर भी हमको कहाँ तक मिलता है, हमें 90 किलोमीटर तक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो जो है अभी हमने जो है इसका जो है हमने पहला पार्ट खत्म किया है, यानी कि वायुमंडल संगठन व संरचना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो है किस प्रकार से जो है आपका प्रेशर सिस्टम, यानी कि जो दाब सिस्टम जो होता है ना, दबाव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, एयर प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि वायु दबाव का सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसको देखने के लिए जो है आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।